कूलम्स लॉ। प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कुछ डेफिनेशन और कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था कि जहाँ जहाँ पे चार्जेस की कारस्तानी हो सकती है। फिर हमने ये सवाल उठाया था कि आखिर चार्जेस हैं क्या और आखिर ये जो कुछ भी करते हैं ये क्यों करते हैं, वजह क्या है इसकी। फिर हमने ये कहा था कि पहले हम ये देखेंगे कि चार्जेस करते क्या हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि चार्जेस करते क्या हैं, चार्जेस हैं क्या, ये इंशाल्लाह अगली निशिस्त में हमारी बात होगी। कूलम्स लॉ चार्ल्स कूलम के नाम पे रखा गया, 1874 में ये बेटा डेवलप किया गया और ये एक इंपीरिकल लॉ है, जस्ट एज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। इंपीरिकल लॉ मतलब एक्सपेरिमेंटल लॉ है। एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स की बुनियाद पे ये डिड्यूस किया गया या डिराइव किया गया। ये चार्जेस को डील करता है। तो आज अभी फिलहाल इस लेक्चर में आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, अगर जहन में आए तो दबा दीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ये है क्या। आज के लेक्चर में सिर्फ ये डिस्कशन होने लगी है कि चार्जेस करते क्या हैं। जनाब अली आपका इतना वास्ता पड़ा हुआ है पहले चार्जेस से कि आप ये समझते हैं कि चार्जेस दो तरह के हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो जनाब कूलम्स लॉ क्या कहता है कि दो चार्जेस के दरमियान उनका चार्ज होना जरूरी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन पाई जाती है और ये जो फोर्स है ये कूलम फोर्स भी कहलाती है। Fc से भी लिखते हैं, Fe से भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जनाब इन नामों से जानी जाती है। तो जनाब कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस। अगर दोनों चार्जेस को आमतौर पे Q से लिखा जाता है, चार्ज के यूनिट होते हैं कूलम, इसी भाई साहब के नाम पे। तो अगर Q1 एक चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। दो पॉजिटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, और जनाब दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव भी हो सकता है। इनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके दरमियान पाई जाने वाली फोर्स। इसका मतलब ये है कि कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज म्यूचुअल फोर्स। मैं पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करने लगा था, बहरहाल मैं इंग्लिश की तरफ बेहतर है। तो ये म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब क्या है जी कि बाहमी, दोनों के दरमियान अमल करने वाली बाहमी ताउन से सांझी फोर्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक दोनों में से किसी एक चार्ज की मैग्नीट्यूड भी ज्यादा कर दी जाए तो दोनों के दरमियान फोर्स में ही इजाफा होगा। अगर ये चार्ज फर्ज करेंगे 1 कूलम है और ये 4 कूलम है तो इनके दरमियान फोर्स की मैग्नीट्यूड फर्ज कीजिए दोनों का प्रोडक्ट है 4। तो अगर आप एक फोर्स, कोई एक चार्ज को डबल कर दें तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, यही म्यूचुअल फोर्स कहलाती है। तो ये जो इस पर फोर्स लगाएगा, कॉमन सेंस तो वैसे जो आपके जहन में तो यही होगा कि अगर एक चार्ज को डबल किया तो ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है डबल हो गई, तो ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है ये उतनी रही नहीं। एक चार्ज को आपने डबल किया तो ये इस पर जितनी फोर्स लगा रहा है और ये इस पर जितनी फोर्स लगा रहा है वो डबल होगी। ये दोनों के दरमियान म्यूचुअल फोर्स डबल हो जाएगी। दोनों ही एक दूसरे पर जितनी फोर्स लगा रहे हैं वो डबल हो जाएगी कोई एक चार्ज डबल करने पर। और ये जो फोर्स है Fe इनवर्सली रिलेटेड टू डिस्टेंस का स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, यानी फासले के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। और तीसरे नंबर पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो किसी सोर्स से निकलती है, बल्ब से, ट्यूबलाइट से जो रोशनी निकल के आती है, उस लाइट की इंटेंसिटी भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है।
तो जनाब ये बहुत ही एक समझने वाली और जहन में रखने वाली बात है, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाली। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज म्यूचुअल फोर्स। याद रखिएगा हमेशा, किसी भी एक चार्ज की वैल्यू जब आप ज्यादा या कम करेंगे तो दोनों ही चार्जेस जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं वो कम या ज्यादा हो जाएगी। किसी एक चार्ज की फोर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के दरमियान बाहमी फोर्स पे फर्क पड़ेगा। तो जनाब आपकी दोस्ती किसी दोस्त के साथ मजबूत हो जाएगी जब दोनों एक दूसरे को कोई शय खिलाएंगे, या कोई एक बंदा भी खिलाएगा तो दूसरे बंदे के दिल में जज्बात जरा मुंजज़न हो जाएंगे आपके लिए। बहरहाल तो जनाब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं, इक्वल टू K, कैपिटल K है जनाब आली, ये कूलम कांस्टेंट कहलाता है, कूलम कांस्टेंट। तो जनाब के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, बेटा जी के को तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, निबड़ लेते हैं इसके साथ भी। पहले ये देखें कि दोनों चार्जेस जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, अगर तो सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट टाइप के चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। मैंने भी नाश्ता नहीं किया हुआ इसलिए आवाज जरा निकल नहीं रही अच्छी तरह से। दोनों सेम टाइप के चार्जेस होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट टाइप के चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान रिपल्शन की फोर्स होगी, दो नेगेटिव चार्जेस के दरमियान रिपल्शन की फोर्स होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होगी। तो रिपल्शन का मतलब क्या है कि ये Q1 Q2 रिपेल करेगा तो ये इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे इधर को, और ये इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे इधर को, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर को, ये इस पर फोर्स लगाएगा इधर को। ये अब दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये इस पर फोर्स लगाएगा अपनी सिमत में और ये इस पर फोर्स लगाएगा अपनी सिमत में। आप देखें हर सूरत में चाहे तो सेम टाइप के चार्जेस हों चाहे अपोजिट नेचर के चार्जेस हों, दोनों के दरमियान जो फोर्स है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, रिपेल कर रहे हैं तब भी फोर्स अपोजिट ही लग रही है। दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट लगा रहे हैं, और दोनों चार्जेस अगर अपोजिट हैं तब भी दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में ही लगा रहे हैं। तो जनाब और एक बात की, पहली बात कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और दूसरा फोर्स कौन सी सिमत में लगेगी। एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो रिपेल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। दोनों सूरतों में फोर्स विल बी ऑब्जर्व्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। एक चार्ज दूसरे चार्ज को ऐसे करके फोर्स नहीं लगाएगा, ऐसे करके फोर्स नहीं लगाएगा, या तो ऐसे लगाएगा या ऐसे लगाएगा। एक लाइन में वन डायमेंशन में अमल करने वाली फोर्स है ये कूलम फोर्स। अट्रैक्शन या रिपल्शन की बात जब हम करते हैं इसका मतलब है एक ही लाइन में अमल करती है। तो कूलम फोर्स इज ऑब्जर्व्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, और दोनों चार्जेस एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। फोर्स चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा, ये रिएक्शन की फोर्स बनेगी। तो हम इसको यूं लिखेंगे कि एक फोर्स है F12, क्या है F12 वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं जी। अब F12 का मतलब क्या है जी, एक चार्ज 1 है दूसरा चार्ज 2 है। F12 1 पर लगने वाली फोर्स 2 की वजह से, 1 पर लगने वाली फोर्स 2 की वजह से ये फोर्स लग रही है Q1 पे Q2 की वजह से, ये F12 है। तो क्या होगा जी K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, फोर्स F12 है तो यूनिट वेक्टर भी कहलाया जाएगा R12। इसी तरह से जनाब जो F21 फोर्स है Q2 पर लगने वाली फोर्स Q1 की वजह से वो क्या होगी, देखिए मैग्नीट्यूड वही है, चार्ज Q1 है Q2 है, इनके दरमियान फासला वही R है, लेकिन F12 और F21 डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट हैं। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा, ये R12 यूनिट वेक्टर इस सिमत में होगा, R21 यूनिट वेक्टर इस सिमत में लिखा जाएगा।
तो F12 और F21 को हम ये कह सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट हैं जनाब। तो जनाब आली अब हम बात करते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो फोर्स लग रही है इसमें K क्या है। K है बेटा जी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये K किसके बराबर है, ये जो कूलम फोर्स है बिटवीन द टू चार्जेस ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, मीडियम पे डिपेंड करने वाली फोर्स है। तो इन केस ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, वैक्यूम या फ्री स्पेस, अगर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है, फ्री स्पेस है, खला है दो चार्जेस के दरमियान, तब K किसके बराबर होगा 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम कैपिटल C से लिखा जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आप देखते हैं इस फॉर्मूले से K के यूनिट आपने लिखने हैं, K इधर रखें, R स्क्वायर इधर ले जाइए, Q1 Q2 नीचे आ जाएगा, तो न्यूटन R स्क्वायर मीटर स्क्वायर Q1 Q2 पर कूलम स्क्वायर, ये बटे के नीचे चला जाएगा। ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है। और ये K कैसे लिखा जाता है, K इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये मैट्रिक में आपने सुना हुआ है, एप्सिलॉन या एप्सिलॉन भी पढ़ लेते हैं इसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये नॉट का मतलब क्या है जनाब, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये वैक्यूम के लिए है, ये वैक्यूम के लिए है। और ये है क्या, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। क्या है जनाब, परमिटिविटी। परमिटिविटी का लफ्ज कहां से आया है, परमिट से, परमिट, परमिटिविटी, परमिशन, इजाजत। परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी के वैक्यूम। ना परमिटिविटी, इसकी डेफिनेशन क्या है जनाब आली, लिख लीजिए, मैं यहां नोट कर देता हूं, अभी मैंने अरेज कर देनी है, साथ साथ बुक पे नोट कर लेना है आपने। मेजर ऑफ डिग्री टू विच अ मीडियम कैन resist the flow of charge. Measure of degree to which a medium can resist the flow of charge. ये वो सलाहियत है किसी मीडियम की कि वो अपने में से कितना चार्ज को अलाउ करता है अमल करने के लिए, गुजरने के लिए। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या है जी, कि वो मीडियम जो भी वो है, फ्री स्पेस है या कोई और भी, कुछ और मीडिया की भी अभी हम बात करते हैं, वो अपने में से कितना अलाउ करता है चार्जेस को। दरमियान में एक बंदा खड़ा है, एक इधर खड़ा है, एक इधर खड़ा है, ये दोनों बंदे सज्जे खब्बे जो खड़े हैं लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, कुछ मुखी होने की कोशिश करते हैं। दरमियान वाला बंदा कहता है हटो हटो भाई, जितनी देर मैं खड़ा कुछ नहीं करना। ये बंदा कितना अलाउ करता है, या ये कहता है चलो चलो शाबाश दौड़ो 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 दौड़ो। तो ये बंदा कितना अलाउ करता है कि ये एक दूसरे पर कितनी कुसुमुखी हो सकते हैं, कितनी फोर्स लगा सकते हैं एक दूसरे पर, ये दरमियान वाला कितना अलाउ करता है। ये है इसकी परमिटिविटी, ये है कि ये कितनी परमिशन देता है। तो एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, एप्सिलॉन परमिटिविटी है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। और इसकी वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई के। तो 4 पाई आपको पाई का पता है, बड़ी मशहूर विषय है फिजिक्स में। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, तो ये बनेगी बेटा जी 8 पॉइंट काटा वादा करके × 10⁻12। यूनिट क्या होंगे इसके, के सारे यूनिट को इन्वर्स कर दीजिए, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम की पावर जमा 2, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम की पावर +2। तो ये आपने देख लेना है, अगर बुक पे ये यूनिट सही ना लिखे हों तो आपने ठीक कर लेने हैं। तरतीब का कोई मसला नहीं, कूलम पहले लिख लें, न्यूटन बाद में लिख लें, ये कोई मसला नहीं है। पावर इसकी सेट कर लेना है। ये है बेटा जी वैक्यूम की परमिटिविटी, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और ये है एब्सोलूट परमिटिविटी वैक्यूम की। क्या है जी, एब्सोलूट परमिटिविटी है वैक्यूम की। न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी है वैक्यूम की परमिटिविटी को। हम याद कीजिए फर्स्ट ईयर में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा हुआ है, ये वो वैल्यू है जो आमतौर पे स्पीड ऑफ लाइट
थ्रू एनी मीडियम थ्रू अ वैक्यूम, वैक्यूम के लिहाज से जब आप रिलेटिव लेते हैं, इसी तरह से परमिटिविटी भी हम रिलेटिव लेते हैं आमतौर पे। वैक्यूम या फ्री स्पेस की परमिटिविटी को हम 1 मान लेते हैं। तो इसके लिहाज से किसी भी और मीडियम की परमिटिविटी को डिस्कस किया जाता है, किसी और मीडियम की परमिटिविटी को इसके लिहाज से डिस्कस किया जाता है। इसका मतलब ये है कि किसी दूसरे मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से कितने गुना ज्यादा है या कितने गुना कम है। अभी देखिएगा जरा, यहां पे ये वाला हिस्सा मैं अरेज करने लगा हूं। किसी भी और मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी, आप ये तो वैक्यूम की परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, किसी भी और मीडियम की परमिटिविटी कितनी होगी? वैक्यूम के मुकाबले में हमेशा ज्यादा ही होगी। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखें किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा हो, बटे के नीचे वाली रकम है, किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी K की वैल्यू कम होगी, और K की वैल्यू जितनी कम होगी फोर्स बिटवीन द चार्जेस भी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब है किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम की मौजूदगी में दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स उतनी ही लगाएंगे कम। किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी, उस मीडियम की मौजूदगी में दो चार्जेस एक दूसरे पर उतनी ही कम फोर्स लगाएंगे। वो थोड़ा अलाउ करेगा, थोड़ा परमिट करेगा, थोड़ी परमिशन देगा कि भाई खबरदार मेरी मौजूदगी में आपने कोई कुत्ती चीका नहीं डालना, यहाँ बात लड़ी बड़ी चले हो, जब मेरी आंखें बंद हो जाए तो अपनी मौजूदगी में वो उतनी फोर्स कम लगाने देगा जितनी परमिटिविटी ज्यादा है किसी मीडियम की। तो आमतौर पे हम रिलेटिव परमिटिविटी लिया करते हैं, और वो कैसे लेते हैं देखिएगा, एप्सिलॉन आर। बात ध्यान से देख लीजिएगा, अब आप सियाने हो गए हैं, तो जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो मैं उस वक्त आपको नहीं देख रहा हूँगा, पता नहीं मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ इस वक्त। जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ध्यान यहाँ पे रखना है, नहीं तो मैं ख्वाब में आके डराऊंगा आपको। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी, फार्मूला क्या होगा जनाबे आली? परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो ये है रिलेटिव परमिटिविटी, वैक्यूम के लिहाज से परमिटिविटी। तो चले हम सिंबलाइज करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है, अभी हम इस पे रोशनी डालते हैं डिटेल से एक और बल्ब जला के, बटा परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम यानी कि एप्सिलॉन नॉट। जनाबे आली शर्त ये है कि कौन सा परमिट होना चाहिए, कौन सा मीडियम होना चाहिए। देखिए बेटा जी, अभी हमने कहा कि किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी तो उस मीडियम की मौजूदगी में फोर्स उतनी ही कम लगेगी। इसका मतलब ये है कि ये जो मीडियम है वो ब्लॉक करेगा, एक दूसरे के असर से दूर रखेगा चार्जेस को, और ये मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम होने चाहिए। इंसुलेटर होगा दो चार्जेस के दरमियान, इसे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम नाम आपने पहले सुना हुआ है। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी है, इसका एक और नाम है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आएगा, वो जरा बाद में डिफाइन बाद में करेंगे, लेकिन बता मैं भी देता हूं आपको, एप्सिलॉन आर ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम की परमिटिविटी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये कहलाता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है, मसलन देखें जी अपनी बुक पे देखिएगा बराए मेहरबानी, मेरे पास बुक है, आज मुझे मजबूरी है अपनी रखना पड़ती है, पहले तो आपसे ले लिया करता था पहले जमाने में। पेज नंबर 3 पे टेबल 2.1 पे देखिएगा, वैक्यूम की परमिटिविटी 1 रखी गई है। क्यों? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय
परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो अब मीडियम भी वैक्यूम ही है, ऊपर भी वैक्यूम नीचे भी वैक्यूम, एक जैसी वैल्यू कट गई, जवाब कितना आया 1। इसके बाद देखिए परमिटिविटी ऑफ एयर 1.0006, मतलब वैक्यूम के मुकाबले में इसकी एयर की परमिटिविटी 1.0006 गुना ज्यादा है। सही, यानी कि आप कहेंगे कि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। बिल्कुल इसी तरह से जनाब अमोनिया है, अमोनिया की है जनाब एक तकरीबन 22 से 25 के दरमियान, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट। तो जनाब इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी बटा इसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ये निकलेगी रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी के यूनिट नहीं होंगे, यूनिट कट जाएंगे। तो आपने किसी मीडियम की परमिटिविटी मालूम करना है, ये है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम। ये बुक पे जो टेबल दिया हुआ है पेज नंबर 3 पे, टेबल 12.1, इसमें जितनी भी बेटा परमिटिविटीज दी हुई हैं ये रिलेटिव परमिटिविटीज हैं, वैक्यूम के मुकाबले में इतने गुना ज्यादा हैं, यूनिट कोई नहीं आने। तो अगर आपने एब्सोल्यूट परमिटिविटी मालूम करना है, मीडियम की परमिटिविटी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाइए, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्वेश्चन आएगा आपको कैलकुलेट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ अमोनिया, तो जबकि रिलेटिव परमिटिविटी दी होगी 22, लेट अस सपोज। तो आप क्या करेंगे कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी मालूम करने के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम कितनी है 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, वो वैल्यू यहां पुट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, वो गिवन है, तो मल्टीप्लाई करके जवाब आ जाएगा। अब आप जरा देखिए, किसी भी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर देन 1 है, हमेशा ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप परमिटिविटी लिखेंगे किसी भी मीडियम के लिए, देखें कूलम फोर्स मैं सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो आप ये भी लिखें Q1 Q2 अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव हैं, प्रोडक्ट इनका पॉजिटिव ही होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो जवाब क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव से अट्रैक्शन की फोर्स, तो अट्रैक्शन की फोर्स के लिए नेगेटिव लिखा जाता है। आपने मैट्रिक में ग्रेविटेशनल लॉ लिखा होगा Gm1m2/r², नेगेटिव लिखा होगा क्योंकि अट्रैक्शन की फोर्स थी। बहरहाल ये तो आगे चलें। तो जनाब अगर वैक्यूम है मीडियम तो ऐसे लिखा जाएगा, अगर वैक्यूम के अलावा कोई और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है, कोई और इंसुलेटिंग मीडियम है, दरमियान में कंडक्टर मीडियम नहीं चाहिए। अगर दरमियान में कंडक्टर है, इधर चार्ज इसके अंदर तो अपने चार्जेस हैं, तो वो चार्जेस भी इन चार्जेस की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल होंगे, वो भी सारे इस निजाम का हिस्सा बन जाएगा, तो वो तो इसको दूर रख ही नहीं सकेगा, इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स को कम नहीं कर सकेगा, और ये चार्जेस सेपरेट भी नहीं रह सकेंगे, ये पूरा मिलकर एक सिस्टम बन जाएगा। तो दरमियान में कंडक्टर नहीं चाहिए, इंसुलेटर मीडियम है ये जनाब, परमिटिविटी किसी भी इंसुलेटर मीडियम की परमिटिविटी है। तो जनाब अगर वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम बेटा जी है तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट, वैक्यूम के अलावा कोई और मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ हम लगा दिया करेंगे, हम अक्सर ये काम किया करेंगे। तो याद रखिएगा कि हमने ये क्या किया है, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी मीडियम की चूंकि रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 है, तो बटा के नीचे ग्रेटर देन 1 वैल्यू का इजाफा हुआ, फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। साबित क्या हुआ, किसी मीडियम की परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी उस मीडियम में मौजूद दो चार्जेस एक दूसरे पर उतनी ही कम फोर्स लगाएंगे, थोड़ी फोर्स लगाएंगे। तो अब जरा देखिएगा बड़ी मजे की बात
पेज नंबर 3 पे टेबल 12.1 में सबसे ज्यादा रिलेटिव परमिटिविटी है वाटर की 78.5, जो यहाँ वैल्यूज दी हुई है। इसका मतलब है कि अगर आप पानी में दो चार्जेस रखें तो उन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, सारे मीडिया जो यहाँ पे दिए हुए हैं, इंसुलेटिंग मीडिया दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं, मसलन जनाब अली माइका, बेकेलाइट, ये वो मटेरियल हैं जिनसे आपकी बिजली के स्विच, बल्ब के होल्डर वगैरह बनते हैं। ये तो पानी में अगर आप चार्जेस रखेंगे तो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन बहुत ही कम होगी बाकी सारे मीडिया की निस्बत। वहां की गल हुई, कहा जाता है गिल्ले खंबे को हाथ लगा के जनाब नमी की वजह से, करंट की वजह से भैंस जहां बहुत हो गई, टाकी फेरते हुए किसी बीबी ने पंखे को हाथ लगा लिया, गिल्ला पक्का था, नमी वाले हाथों से, गिल्ले हाथों से किसी बिजली वाली शय को ना छुए, करंट पड़ जाएगा। और पानी तो इंसुलेटर है और बहुत ही अच्छा इंसुलेटर है, तो इसकी मौजूदगी में तो चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल कर ही नहीं सकते। ये क्या सेंस हुई भाई? हाँ जी। लेकिन अगर वो पानी है तो फिर वो इंसुलेटर है। और खालिश पानी, अल्लाह माफ करे, खालिश तो आजकल माँ का प्यार भी नहीं मिलता। वो भी आप जब तक आप घर के काम ना करें, टाकी शाकी ना फेरें या कोई सौदा सलफ ना लेके आए तो दबके पड़ते हैं फिर आपको। तो जनाब खालस पानी चाहिए, H2O जो हम पीते हैं, इवन आप जितना मर्जी फिल्टर किया हुआ पी लीजिए, नेस्ले का पी लीजिए, इसे मिनरल वाटर कहते हैं, ये डिस्टल्ड वाटर नहीं है। डिस्टल्ड वाटर में सिर्फ H2O होता है, बाकी सारी इंप्योरिटीज निकाल दी जाती हैं, वो आप पी ही नहीं सकते, टेस्टलेस होता है, आपका मुंह ही ऐसा हो जाएगा जैसे आजकल घर बैठे लेक्चर लेते हुए होता है, वो फिक्का फिक्का सा, अजीब अजीब सा, मज़ा नहीं आता। वो ये खालस पानी होगा तो इंसुलेटर होगा, जो इम्प्योरिटीज की वजह से, जिस जैसे से उसमें मिनरल या कोई और, ये जो खाड़े का पानी है, नहरी पानी, इसमें बड़े मिनरल्स होते हैं, मिट्टी शिट्टी ऐड होती है, तो उसकी वजह से जब डिजॉल्व होती है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ है, बॉन्डिंग टूटते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, आयोनाइजेशन होती है, चार्ज कैरियर चार्जेस पैदा होते हैं, करंट का सबब बनते हैं। तो वो जो मिनरल वाटर है या खालिश पानी नहीं है, वो इंसुलेटर नहीं है, वो तो कंडक्टर है। इसीलिए नमी वाले हाथों से पंखा गिल्ला हो, खंबा गिल्ला हो तो कभी टक्कर मारने की कोशिश मत कीजिए, वो इंसुलेटर नहीं है, वो कंडक्टर है। इंसुलेटर पानी तब है अगर खालिश वाटर है। तो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, कई आप में से नन्हे मुन्ने नहीं भी हैं, तो अर्ज ये है कि आज हमने डिस्कस किया है कि चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, दरमियान में मीडियम चेंज हो जाए तो उनकी अट्रैक्शन या रिपल्शन कम होती है, ज्यादा होती है। कूलिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन म्यूचुअल होती है। किसी एक चार्ज को कम या ज्यादा कर दें तो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम या ज्यादा हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अगली किस्त में हम डिस्कस करेंगे कि ये नमाने ऐसा क्यों करते हैं, आखिर क्या मुसीबत है इनको कि ये करने पर मजबूर होते हैं। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल।